नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग झारखंड माध्यमिक आचार्य पॉलिटिकल साइंस के लिए यूनिट 2 के अंतर्गत अरस्तू को पढ़ना है। उसके हम लोग टॉप 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड हाई लेवल क्वेश्चन आंसर देखते हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। और ये जो वीडियो है ये सिर्फ सीरियस कैंडिडेट के लिए ही है, आलतू फालतू कैंडिडेट के लिए नहीं है, क्योंकि वो लोग आते हैं और देख के थोड़ा सा और चले जाते हैं, ये पूरा वीडियो नहीं देखते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग के लिए एक जरूरी इन्फॉर्मेशन, यदि आप लोग को सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो आप लोग झार शिक्षा के द्वारा तैयार किया गया 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट ट्राई कर सकते हैं, जिसमें आपको 5 फुल लेंथ टेस्ट के साथ उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। और ये ऑफर जो अभी 50% चल रहा है, ये सिर्फ आज और कल यानी कि 3 जनवरी तक ये रहेगा। उसके बाद इसका प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा। उसके साथ अगर अभी लेते हैं तो अभी आपको कंप्यूटर का पेपर 1 का बुकलेट जो है, जिसमें से 50 सेट्स हैं, वो अभी आपको फ्री मिलेगा। और अगर लगता है किन्हीं को कि तैयारी अभी बिल्कुल भी नहीं है तो वे लोग 1 लाइनर जो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में तैयार किया गया है 10 यूनिट्स का, ऑल 10 यूनिट्स का बुकलेट, वो उसको लेके अभी आप लोग इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। थोड़े समय में अच्छे मार्क्स आ भी सकता है आप लोग को। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, अरस्तू के अनुसार राज्य यानी स्टेट का स्वरूप कैसा है और इसका प्रादुर्भाव कैसे हुआ। अरस्तू के अनुसार स्टेट का स्वरूप जो है वो कैसा है और इसका प्रादुर्भाव कैसे हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा, तो सी हो जाएगा। राज्य एक प्राकृतिक संस्था है और यह कालक्रम में परिवार के बाद आता है, लेकिन तार्किक रूप से उससे पूर्व है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। अरस्तू का मानना है कि मनुष्य स्वभाव से ही एक राजनीतिक प्राणी है। राज्य का विकास परिवार यानी फैमिली से ग्राम यानी विलेज और ग्राम से स्टेट के रूप में स्वाभाविक यानी नेचुरल तरीके से हुआ है। इसमें हम लोग मुख्य बिंदु क्या याद रखना है कि अरस्तू का प्रसिद्ध कथन कि राज्य व्यक्ति से पूर्व है, दैट इज द स्टेट इज प्रायर टू द इंडिविजुअल। इसका अर्थ है कि समग्र जो होता है यानी होल हमेशा अंश यानी पार्ट से पहले आता है, क्योंकि राज्य के बिना व्यक्ति का नैतिक विकास संभव नहीं है। अगला प्रश्न है, अरस्तू ने अपने संविधानों के वर्गीकरण में पॉलिटी को सर्वश्रेष्ठ व्यवहारिक राज्य माना। पॉलिटी किसका मिश्रित रूप है। तो पॉलिटी जो है वो किसका मिश्रित रूप है, यह कुलीन तंत्र और राजतंत्र लोकतंत्र का मिश्रित रूप है। किसका, तो कुलीन तंत्र और लोकतंत्र यानी कि ओलिगार्की और डेमोक्रेसी का ये मिश्रित रूप है। इसको लोग व्याख्या देखते हैं। अरस्तू पॉलिटी को सबसे व्यवहारिक तथा स्थिर शासन प्रणाली मानते हैं। यह एक मध्यम मार्ग यानी गोल्डन मीन है। इसमें कुलीन तंत्र यानी धनिकों का शासन और लोकतंत्र निर्धनों का शासन के गुणों को मिलाया जाता है। यह मध्यम मार्ग यानी मिडिल क्लास के शासन पर आधारित है, जो क्रांति की संभावना को कम करता है। अगला प्रश्न है, अरस्तू के वितरणात्मक न्याय यानी डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का मुख्य आधार क्या है। तो वितरणात्मक न्याय का मुख्य आधार क्या है, इसका आंसर हो जाएगा आवश्यकता नहीं, ये हो जाएगा योग्यता और योगदान यानी कि आनुपातिक समानता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, योग्यता और योगदान हो जाएगा। तो हम लोग व्याख्या देखते हैं। अरस्तू का वितरणात्मक न्याय दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस इस सिद्धांत पर आधारित है कि राज्य के पदों, सम्मान और पुरस्कारों का वितरण नागरिकों की योग्यता और राज्य के प्रति उनके योगदान के अनुपात में होना चाहिए। इसे ज्यामितीय अनुपात यानी कि जियोमेट्रिक प्रोपोर्शन कहा जाता है। इसमें हम लोग देखते हैं कि समानों के साथ समान व्यवहार और असमानों के साथ असमान व्यवहार है। अगला प्रश्न है, जो व्यक्ति समाज में नहीं रह सकता
या जिसे समाज की आवश्यकता नहीं है वह या तो पशु है या देवता। यह कथन अरस्तु के किस सिद्धांत को पुष्ट करता है? यह किस सिद्धांत को पुष्ट करता है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी मनुष्य जो है एक राजनीतिक प्राणी है, यानी कि मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल। इसका हम लोग व्याख्या देखते हैं। अरस्तु का कहना है कि समाज में रहना मनुष्य की प्रकृति है। जो समाज से बाहर रह सकता है वह सामान्य मनुष्य नहीं, या तो वह जानवर यानी पशु है जिसे समाज की समझ नहीं, या वह देवता है जिसे समाज की जरूरत नहीं। एकांतवास यानी आइसोलेशन मानवीय प्रकृति के खिलाफ है। अगला प्रश्न है, अरस्तु की दास प्रथा यानी सेलेब्री के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? हमें सत्य नहीं की पहचान करना है। दासता प्राकृतिक और लाभप्रद दोनों है, ये जो स्टेटमेंट है ये सही है। कुछ लोग जन्म से ही शासन करने के लिए और कुछ शासित होने के लिए पैदा होते हैं, तो जो ये स्टेटमेंट है ये भी सही है। अगला है, अरस्तु ने विधिक दासता यानी लीगल स्लेवरी दैट इज युद्धबंदियों को दास बनाने का समर्थन किया है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, उन्होंने समर्थन नहीं किया। और अगला है, दास स्वामी के लिए एक सजीव उपकरण यानी कि लिविंग इंस्ट्रूमेंट है, तो ये भी सही है। यानी कि इसमें गलत कौन हुआ? तो गलत सी हुआ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। अरस्तु ने केवल प्राकृतिक दासता यानी नेचुरल स्लेवरी का समर्थन किया। उन्होंने युद्ध में जीते गए लोगों विशेषकर यूनानियों को दास बनाने यानी विधिक दासता का विरोध किया था। अरस्तु के अनुसार दासता उन लोगों के लिए है जिनमें विवेक यानी रीजन की कमी है। दासता स्वामी और दास दोनों के लिए लाभप्रद मानी गई है। अगला प्रश्न है, अरस्तु द्वारा प्लेटो के साम्यवाद यानी कम्युनिज्म की आलोचना का मुख्य आधार क्या था? तो कम्युनिज्म की आलोचना का मुख्य आधार क्या था? तो यह मानवीय प्रकृति और मनोविज्ञान की उपेक्षा करता है। संपत्ति और परिवार प्रेरणा के स्रोत हैं। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। अरस्तु ने अपने गुरु प्लेटो के पत्नियों और संपत्ति के साम्यवाद की आलोचना की। अरस्तु का मानना था कि निजी संपत्ति मनुष्य को कार्य करने की प्रेरणा देती है और परिवार प्रेम और नैतिकता की पाठशाला है। अरस्तु का तर्क है कि जो सबकी जिम्मेदारी होती है वह किसी की जिम्मेदारी नहीं होती। संपत्ति का होना उदारता जैसे गुणों के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न है, अरस्तु के अनुसार क्रांति रेवोल्यूशन का मूल या सामान्य कारण क्या है? तो अरस्तु के अनुसार जो क्रांति है उसका मूल कारण क्या है? तो उसका मूल कारण है असमानता की भावना, सेंस ऑफ इनइक्वालिटी। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। अरस्तु के अनुसार क्रांति का मनोवैज्ञानिक कारण न्याय और समानता की अतृप्त इच्छा है। जब लोगों को लगता है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है या उन्हें उनके हक से कम मिल रहा है तो वे विद्रोह करते हैं। छोटे लोग बराबर होने के लिए विद्रोह करते हैं, वहीं बराबर लोग बड़ा बनने के लिए विद्रोह करते हैं। अगला प्रश्न है, अरस्तु ने नागरिकता यानी सिटीजनशिप को किस आधार पर परिभाषित किया है? तो सिटीजनशिप को किस आधार पर परिभाषित किया है? तो न्याय के प्रशासन और राजकीय पदों को धारण करने में सक्रिय भागीदारी के आधार पर नागरिकता को परिभाषित किया है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। अरस्तु की नागरिकता की परिभाषा आधुनिक परिभाषा से अलग है। केवल निवास करने या कानूनी अधिकार होने से कोई नागरिक नहीं बनता। नागरिक वह है जो राज्य की विधायी यानी डेलिबरेटिव और न्यायिक कार्यों में भाग लेता है। नागरिकता एक कर्तव्य है, न कि केवल अधिकार। इसके लिए अवकाश का होना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, अरस्तु के अनुसार विधि यानी लॉ क्या है? तो लॉ क्या है? तो है वासना रहित विवेक। क्या है? तो रीजन
विथआउट पैशन। इसके हम लोग व्याख्या देखते हैं। अरस्तु विधि को सर्वोच्च मानते हैं क्योंकि मनुष्यों निशासकों में भावनाएं, क्रोध और लोभ हो सकता है, लेकिन कानून शुद्ध बुद्धि यानी रीजन है। यह विधि के शासन यानी कि रूल ऑफ लॉ की अवधारणा का आधार है। अगला प्रश्न है, अरस्तु के कारणता के सिद्धांत थ्योरी ऑफ काउजेशन में किसी वस्तु के अस्तित्व के लिए 4 कारण बताए गए हैं। राज्य के संदर्भ में अंतिम कारण यानी फाइनल काउज क्या है? तो राज्य के संबंध में अंतिम कारण जो है वह है उत्तम जीवन की प्राप्ति। क्या है? तो उत्तम जीवन की प्राप्ति। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। अरस्तु के अनुसार हर चीज का एक उद्देश्य होता है। राज्य का अंतिम कारण केवल जीवन सुरक्षा नहीं बल्कि नागरिकों को सद्गुणी और नैतिक जीवन प्रदान करना है। इसका मुख्य बिंदु है कि राज्य जो है जीवन के लिए अस्तित्व में आता है पर सजीवन यानी गुड लाइफ के लिए बना रहता है। अगला प्रश्न है, अरस्तु ने किस शासन प्रणाली को विकृत यानी कि परवर्टेड रूप में माना है? जब बहुत से लोग अपने स्वार्थ के लिए शासन करते हैं तो किस शासन प्रणाली को विकृत रूप में माना है? इसका आंसर हो जाएगा लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी या मोबोक्रेसी। इसके हम लोग व्याख्या देखते हैं। अरस्तु के वर्गीकरण में जब बहुत से लोग समान हित के बजाय केवल अपने स्वार्थ के लिए शासन करते हैं तो उसे डेमोक्रेसी, जिसे वे भीड़तंत्र मानते थे, कहा जाता है। इसका शुद्ध रूप पॉलिटी है। अरस्तु के लिए लोकतंत्र एक विकृत यानी कि परवर्टेड शासन प्रणाली थी। अगला प्रश्न है, अरस्तु की अध्ययन पद्धति यानी मेथोडोलॉजी को मुख्य रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो अरस्तु की अध्ययन पद्धति को आगमनात्मक या तुलनात्मक यानी इंडक्टिव या कंपैरेटिव के रूप में जाना जाता है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। अरस्तु ने पहले तथ्यों को इकट्ठा किया यानी 158 संविधानों का अध्ययन और फिर उनसे निष्कर्ष निकाले। इसे आगमनात्मक पद्धति कहते हैं। प्लेटो की पद्धति निगमनात्मक है यानी कि कल्पना से तथ्य की ओर। अरस्तु को तुलनात्मक राजनीति का जनक भी कहा जाता है। तुलनात्मक राजनीति का जनक अरस्तु को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अरस्तु के अनुसार मध्यम मार्ग यानी कि गोल्डन मीन का सिद्धांत राजनीति में किस रूप में लागू होता है? तो गोल्डन मीन का सिद्धांत जो होता है वो किस रूप में लागू होता है? तो अत्यधिक धन और अत्यधिक निर्धन के बीच का संतुलन यानी मध्यम वर्ग का शासन। इसके हम लोग व्याख्या देखते हैं। अरस्तु का मध्यम मार्ग का सिद्धांत कहता है कि अति यानी एक्सट्रीम हमेशा बुरी होती है। राजनीति में इसका अर्थ है कि राज्य में न तो बहुत अमीर और न ही बहुत गरीब लोगों का प्रभुत्व होना चाहिए, बल्कि मध्यम मार्ग का शासन सर्वश्रेष्ठ है। मध्यम वर्ग तर्क की बात सुनता है और स्थिरता लाता है। दोस्तों, अगर आप लोग की तैयारी कंप्लीट हो चुकी है तो झार शिक्षा के द्वारा 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट तैयार किया गया है, उसको आप लोग जरूर लें और जरूर से जरूर इसका प्रैक्टिस करें ताकि आप लोग परीक्षा में अच्छा स्कोर कर सकें। यह भी ऑफर प्राइस में मिल रहा है, इस पे अभी 50% का डिस्काउंट है 3 जनवरी तक। उसके बाद इसका जो प्राइस हो जाएगा वो 299 हो जाएगा, फिर इसका प्राइस कम नहीं होगा। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, परिवार राज्य का एक लघु रूप नहीं है और न ही राज्य परिवार का एक बृहद रूप है। दोनों में गुणात्मक अंतर है। यह विचार किसका खंडन करता है? तो किसका खंडन करता है? तो यह विचार प्लेटो के विचारों का खंडन करता है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। प्लेटो ने स्टेट्समैन और रिपब्लिक में राज्य को एक बड़े परिवार जैसा माना था। अरस्तु ने इसका खंडन करते हुए कहा कि परिवार और राज्य में केवल आकार का नहीं बल्कि प्रकार का अंतर है। परिवार में सत्ता पिता की होती है जबकि राज्य में सत्ता नागरिकों के बीच होती है। राजनीतिक सत्ता यानी कि पॉलिटिकल अथॉरिटी और पैतृक सत्ता पैट्रियार्कल
दोनों क्या है, वो अलग अलग है। अगला प्रश्न है, अरस्तु की पॉलिटी या अरस्तु की पुस्तक पॉलिटी जो है को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो इसको 8 भागों में विभाजित किया गया है। तो हम लोग व्याख्या देखते हैं। अरस्तु की प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स 8 खंडों में विभाजित है। इसमें से पहला बुक है राज्य और दास्ता, तीसरा बुक है नागरिकता और संविधान, और 8वां बुक है शिक्षा। अगला प्रश्न है, अरस्तु के अनुसार निम्नलिखित में से किसे नागरिकता के अधिकार से वंचित रखा जाना चाहिए? तो किसे नागरिकता के अधिकार से वंचित रखा जाना चाहिए? तो दास, स्त्रियां, बच्चे और श्रमिक जिन्हें अवकाश प्राप्त नहीं है, उन्हें नागरिकता के अधिकार से वंचित रखा जाना चाहिए। इसके हम लोग व्याख्या देखते हैं। अरस्तु के अनुसार नागरिकता के लिए विवेक और अवकाश की आवश्यकता होती है। दास, श्रमिक और कारीगर भौतिक आवश्यकताओं में इतने उलझे होते हैं कि वे राजनीतिक कार्यों के लिए समय नहीं निकाल सकते। अरस्तु की नागरिकता बहुत संकीर्ण और कुलीन तंत्रीय है। अगला प्रश्न है, अरस्तु के सुधारात्मक न्याय का संबंध किससे है? तो सुधारात्मक न्याय का जो संबंध है वो किससे है? तो नागरिकों के बीच स्वैच्छिक और अनैच्छिक लेन देन को विनियमित करने से है। इसके हम लोग व्याख्या देखते हैं। सुधारात्मक न्याय का कार्य दो व्यक्तियों के बीच हुए नुकसान की भरपाई करना है, जैसे चोरी, अनुबंध तोड़ना आदि। यह न्यायाधीश का कार्य है। यह अंकगणितीय अनुपात दैट मीन्स अर्थमेटिक प्रोपोर्शन पर आधारित है, जैसे 1 - 1 = 0। यहाँ व्यक्ति की योग्यता नहीं बल्कि अपराध की मात्रा देखी जाती है। अगला प्रश्न है, अरस्तु ने संविधान में परिवर्तन या बदलाव को भी क्रांति माना है। वह अल्पतंत्र दैट मीन्स ओलिगार्की को सुरक्षित रखने के लिए क्या उपाय सुझाते हैं? तो ओलिगार्की को सुरक्षित रखने के लिए क्या उपाय सुझाते हैं? तो गरीबों को यह विश्वास दिलाना कि उन पर कोई बोझ नहीं डाला जा रहा है और परस्पर एकता बनाए रखना। इसके हम लोग व्याख्या देखते हैं। क्रांतियों से बचाव के उपायों में अरस्तु सुझाव देते हैं कि शासन को जनता का विश्वास जीतना चाहिए। अल्पतंत्र यानी धनी लोगों का शासन तभी बच सकता है जब वे गरीबों के साथ अच्छा व्यवहार करें। संविधान के प्रति आज्ञा पालन की भावना जगाना और छल कपट से बचना। अगला प्रश्न है, अरस्तु के अनुसार दास्ता प्राकृतिक है क्योंकि? दास्ता प्राकृतिक है क्योंकि यह कुछ मनुष्यों में विवेक यानी रीजन की कमी होती है और वे केवल शारीरिक श्रम के योग्य होते हैं। इसको लोग व्याख्या देखते हैं। अरस्तु मानते हैं कि प्रकृति ने ही भेदाभेद यानी कि भेदभाव किया है। कुछ लोग मानसिक रूप से सबल होते हैं जैसे स्वामी, और कुछ लोग शारीरिक रूप से दास। दास के पास अपना विवेक नहीं होता, वह स्वामी के विवेक से निर्देशित होता है। और दास जो है एक सजीव संपत्ति यानी कि लिविंग प्रॉपर्टी है। अगला प्रश्न है, राज्य का अस्तित्व जीवन के लिए है और यह सद्गुणी जीवन यानी गुड लाइफ के लिए बना हुआ है। यह कथन राज्य के किस चरित्र को दर्शाता है? तो यह सावयवी यानी कि ऑर्गेनिक और नैतिक चरित्र को दर्शाता है। इसके हम लोग व्याख्या देखते हैं। अरस्तु के लिए राज्य केवल एक समझौता नहीं, यह एक नैतिक संस्था है जिसका उद्देश्य नागरिकों को नैतिक और श्रेष्ठ बनाना है। सावयवी का अर्थ है राज्य शरीर है और व्यक्ति उसके अंग। राज्य का कार्य केवल अपराध रोकना नहीं बल्कि सद्गुणों यानी वर्च्यू का विकास करना भी है। अगला प्रश्न है, अरस्तु ने 158 संविधानों का अध्ययन किया। इनमें से किस संविधान का विस्तृत वर्णन एथेंस का संविधान द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एथेंस नामक कृति में मिलता है? तो एथेंस का। इसके हम लोग व्याख्या देखते हैं। अरस्तु और उनके शिष्यों द्वारा संकलित 158 संविधानों में से केवल एथेंस का संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एथेंस ही लगभग पूर्ण रूप में प्राप्त हुआ है, जो कि 19वीं सदी में खोजा गया। यह एथेंस के संवैधानिक इतिहास और तत्कालीन प्रणाली का वर्णन करता है। अगला प्रश्न है, अरस्तु की शिक्षा योजना में संगीत दैट मीन्स म्यूजिक का क्या महत्व है? तो यह भावनाओं को शुद्ध करता है और चरित्र निर्माण में सहायक है।
इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। अरस्तु शिक्षा में संगीत को बहुत महत्व देते हैं। उनके अनुसार संगीत केवल मनोरंजन नहीं बल्कि यह आत्मा पर प्रभाव डालता है और भावनाओं का विवेचन करता है। शिक्षा का उद्देश्य अवकाश का सही उपयोग करना सिखाता है या सीखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अरस्तु के संविधानों के चक्रीय सिद्धांत यानी साइक्लिक या साइकिल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के संदर्भ में सही क्रम है? सबसे सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले राजतंत्र, उसके बाद निरकुंश तंत्र, फिर कुलीन तंत्र, फिर धनिक तंत्र, फिर पॉलिटी और सबसे लास्ट में लोकतंत्र। क्या है? सबसे पहले राजतंत्र, फिर निरकुंश तंत्र, फिर उसके बाद कुलीन तंत्र, फिर धनिक तंत्र, फिर पॉलिटी और फिर लास्ट में लोकतंत्र है। तो लोग व्याख्या देखते हैं। अरस्तु का संविधान परिवर्तनों का चक्र या परिवर्तन का चक्र है, जिसमें एक का शासन राजतंत्र अच्छा, वही निरंकुश तंत्र बुरा, कुछ का शासन कुलीन तंत्र अच्छा, धनिक तंत्र यानी अल्प तंत्र बुरा, बहुतों का शासन पॉलिटी अच्छा, लेकिन लोकतंत्र या भीड़ तंत्र बुरा। अगला प्रश्न है, कानून का शासन किसी भी एक व्यक्ति के शासन से बेहतर है। अरस्तु का यह कथन किस आधुनिक अवधारणा की नींव रखता है? यह विधि का शासन यानी कि रूल ऑफ लॉ या संविधानवाद यानी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की नींव रखता है। इसके हम लोग व्याख्या देखते हैं। अरस्तु ने प्लेटो के दार्शनिक राजा यानी फिलोसोफर किंग के बजाय कानून के शासन को अधिक सुरक्षित और व्यवहारिक माना। कानून वासना रहित विवेक है, यह आधुनिक संविधानवाद की आधारशिला है। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का ये लास्ट प्रश्न है, अरस्तु के अनुसार अवकाश का अर्थ क्या है? तो अवकाश का अर्थ है सार्वजनिक कार्यों और नागरिक कर्तव्यों के निर्वहन के लिए भौतिक चिंताओं से मुक्ति। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। अरस्तु के लिए अवकाश का अर्थ खाली बैठना नहीं, इसका अर्थ है रोजी रोटी कमाने की चिंता से मुक्त होकर राजनीति, दर्शन और चिंतन के लिए समय होना। संपत्ति और दास प्रथा का समर्थन इसी अवकाश को पाने के लिए किया गया था। दोस्तों, आप सबों की तैयारी को और भी मजबूती प्रदान करने के लिए झार शिक्षा के द्वारा 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट तैयार किया गया है, जिसमें से 50% ऑफ है। वही कंप्यूटर का बुकलेट पे आपको 60% का ऑफ मिल जाएगा। लेकिन जो लोग ये 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट या फिर 1 लाइनर बुकलेट खरीदते हैं, उनको ये कंप्यूटर का जो बुकलेट है वो अभी 3 जनवरी तक आपको फ्री में दिया जाएगा। उसके बाद इस पर भी चार्जेस अप्लाई हो जाएगा। और अभी ये 1 लाइनर बुकलेट पर भी अभी आपको 50% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो जिनको भी लगता है कि तैयारी में कुछ कमी रह गई है तो ये लोग बुकलेट ले सकते हैं, और लगता है कि जिनका तैयारी पूरी कंप्लीट हो गई है वे लोग फुल लेंथ मॉक टेस्ट लेकर उसका ट्राई कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप @झार शिक्षा से जुड़कर आप इससे का PDF प्राप्त कर सकते हैं, या फिर नहीं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। वहां से भी आप लोग इस वीडियो से डायरेक्ट टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं और इसका PDF ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए एक बार सभी को आपको फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय जोहार।